चलिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.5 को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछले वीडियो में 5.5 के क्वेश्चन 1 to 7 अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 एक वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें हमें 3 नंबर्स फाइंड करने हैं। तो वो जो 3 नंबर्स हैं, हम जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि 3 नंबर्स भी x, y, z, कि जो हमें 3 नंबर्स फाइंड करने हैं वो x, y एंड z है। तो देखिए, जो क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो वहाँ से जो 3 इक्वेशंस बन रही हैं वो ये बन रही हैं। कैसे कि पहली लाइन में लिखा है द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 20 दिया गया है, यानी कि x + y + z = 20। तो उसके बाद दूसरी इक्वेशन हमने कैसे बनाई कि इफ़ वी मल्टीप्लाई द फर्स्ट नंबर बाय 2 एंड ऐड द सेकंड नंबर टू द रिजल्ट, मतलब इस सेकंड जो ये रिजल्ट आया उसमें हमने सेकंड नंबर ऐड कर दिया एंड सब्ट्रैक्ट द थर्ड नंबर z था तो उसमें से माइनस कर दिया, वी गेट 23। तो सेकंड इक्वेशन बन गई। थर्ड इक्वेशन के लिए बोला गया है बाय एडिंग सेकंड एंड थर्ड नंबर्स टू 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर वी गेट 46। तो ये जो है हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई स्टूडेंट्स। अब इसके बाद आपको पता ही है कि जब इक्वेशन आ गई तो क्या करना है, पहले आप डी बना लीजिए। डी को हमने सॉल्व कर लिया, देखिए डिटरमिनेंट ओपन कर दिया फर्स्ट रो से, तो ये -4 आ गया। आई होप कि आपको अब रूल्स पता है कैसे हमें D1, D2, D3 बनाना है। तो D1 हम बना लीजिए, उसकी वैल्यू -52, D2 हमने बनाया 8 आ गया, देन D3 हमारे पास -20 आ गया है, और उसके बाद x जो हमने निकाला D1/D करके 13, y निकाला हमने 2 और z हमने निकाला 5। तो लास्ट में आप फाइनली आंसर स्टेटमेंट लिख दीजिए कि भाई x 13, y 2 एंड z 5। तो फाइनली 8 क्वेश्चन सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स। इस तरीके के वर्ड प्रॉब्लम स्टूडेंट्स बुक में, एक्सरसाइज में तो एक ही है। मैं इस टाइप के 2-3 वर्ड प्रॉब्लम्स आप लोगों को इस वीडियो के एंड में दूंगा, आप प्रैक्टिस करिएगा कि उसको सॉल्व करें। नाउ स्टूडेंट्स 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन में हमें 2 इक्वेशंस गिवन है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों में ही, और हमें चेक करना है कि क्या इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें सॉल्व भी करना है। तो भाई देखिए, कंसिस्टेंट का क्या मतलब है, मैंने आपको वीडियो के इंट्रोडक्शन में बताया था कि कंसिस्टेंट मतलब होता है कि अगर हमारी x की वैल्यू या y की वैल्यू हम फाइंड कर पाए, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन अगर होगा या मैनी सॉल्यूशन होगा तो उसे कंसिस्टेंट बोलते हैं, और अगर नो सॉल्यूशन होता है तो वो इनकंसिस्टेंट होता है। तो स्टूडेंट्स मैंने इसका सॉल्यूशन तो कर दिया है, बट मैं अगर आपको डायरेक्टली ये सॉल्यूशन समझाऊंगा थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसलिए मैंने कुछ एल्गोरिदम आप लोगों के लिए लिखी है, कुछ स्टेप्स लिखे हैं, जिससे कि आप लोगों को 9th क्वेश्चन 10th क्वेश्चन समझने में बहुत आसानी होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एल्गोरिदम मैंने बनाई है आप लोगों के लिए कि आप पहले इस एल्गोरिदम को समझें, कि इस एल्गोरिदम को फॉलो करके हम बहुत ईजिली किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी चेक कर पाते हैं। कंसिस्टेंसी मतलब कि भाई क्या वो इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स देखिए क्या स्टेप आप फॉलो करने हैं आपको। स्टेप 1, पहले तो आप D1, D2 या D3 निकाल लीजिए। भाई अगर हमारी 2 वेरिएबल की इक्वेशंस हैं तो वहाँ D1, D2 ही निकलेगा, अगर 3 वेरिएबल की इक्वेशन है तो वहाँ D3 भी निकलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आप क्या कीजिए कि देखिए कि क्या D हमारा = 0 है, कि अगर D की वैल्यू 0 नहीं है तो हम उसे बोलते हैं डायरेक्टली कि सिस्टम जो है इक्वेशन कंसिस्टेंट कहलाती हैं। और आपको पता है कि भाई x, y, z की वैल्यू को हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेते हैं, और आपको पता है कि ऐसी कंडीशन में हम इसको नॉन होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस हैं जो कि आपने अभी तक सॉल्व की थी सारी की सारी, क्वेश्चन नंबर 7 तक 8 तक जो हमने सॉल्व किया वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस ही सॉल्व की थी। ठीक स्टूडेंट्स, मतलब अगर D की वैल्यू 0 नहीं है तो सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएंगे और हम उस तरीके से निकाल सकते हैं। बट ऐसा भी हो सकता है कि D की वैल्यू 0 निकल जाए, भाई D की वैल्यू = 0 आ जाए, तो उस केस में हम डायरेक्टली उसको इनकंसिस्टेंट नहीं बोलेंगे। उस केस में हम चेक करेंगे पहले कि भाई D1, D2 और D3 की क्या वैल्यू आ रही है। आप फाइंड कर लीजिए D1, D2। अगर आपके पास 2 इक्वेशंस, अगर आपके पास 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन है तो आप D1, D2 फाइंड कर लीजिए। अगर 3 इक्वेशंस हैं तो D3 भी निकलेगा। अब फिर उसमें से आपको देखना है कि इफ़ एटलीस्ट एनी वन ऑफ दीज वैल्यूज़, ये जो D1, D2, D3 है, इनमें से कोई भी अगर एक वैल्यू नॉन ज़ीरो आ रही है, भाई ये नॉन ज़ीरो वैल्यू आनी चाहिए, ध्यान दीजिए। भाई 2 वैल्यू 0 आ गई और तीसरी नॉन ज़ीरो, मतलब कोई वैल्यू आ गई, या कोई भी एक भी वैल्यू अगर नॉन ज़ीरो आती है तो इक्वेशंस को हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। मतलब अगर D 0 आ गया तो आप D1 निकालिए, अगर D1 भी 0 आ गया तो D2 निकालिए, और ये अगर 0 नहीं आया तो भाई बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। समझ रहे हैं। अगर आपने D निकाला 0 आ गया, D1 आपने निकाला ये 0 नहीं आया, ये कोई वैल्यू आ गई, तो फिर D2 निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भाई ये पहले ही एक वैल्यू नॉन ज़ीरो आ गई, तो आप डायरेक्टली लिख दीजिए इनकंसिस्टेंट। आई समझ में बात। ठीक, तो ये हो गई कंडीशन। अब ऐसा भी हो सकता है कि D तो 0 आ गया, फिर आपने जब D1, D2, D3 निकाला तीनों ही 0 आ गए, ठीक है ना, या 2 इक्वेशन वाले में D1, D2 दोनों ही 0 आ गए,
तो उस कंडीशन में फिर आपको स्टेप 3 फॉलो करना है। स्टेप 3 क्या है, देखिए मैंने इसको 2 इक्वेशन के लिए अलग अलग लिखा है कि भाई अगर 2 वेरिएबल की इक्वेशन होंगी तो कैसे करना है, और अगर 3 वेरिएबल की इक्वेशन होंगी तो कैसे करना है। तो चलिए इसको समझते हैं, क्योंकि ये जो स्टेप्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आप लोगों को कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए। तो भाई अगर D1 D2 D3 भी 0 आ गया और D भी 0 है, तो फिर हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें से आप y की वैल्यू को k अज्यूम कर लीजिए, k कोई रियल नंबर है। अब इस k को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके x को भी k की टर्म्स में फाइंड कर लीजिए। ठीक है, y की जगह में आप जब k पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो x की वैल्यू भी k की टर्म्स में फाइंड आउट हो जाएगी। जब k की वैल्यू फाइंड आउट हो गई तो x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों जो k की टर्म्स में निकली हैं उसको आप इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। अगर ये वैल्यूज इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करती हैं तो सिस्टम को हम कंसिस्टेंट बोलते हैं, और यही जो k की टर्म्स में वैल्यू निकली थी यही हमारा सॉल्यूशन होता है। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद जब मैं क्वेश्चंस में अप्लाई करूंगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नाउ अगर हमारे पास 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन हो तो हमें क्या करना है, इसको ध्यान दीजिएगा। एक एनी 2 इक्वेशंस लिखा है जिसमें कि कोई भी आप 2 इक्वेशन ले लीजिए, जिसमें से आप z को RHS में भेज दीजिए और x और y की वैल्यू निकाल लीजिए। मतलब x और y की टर्म्स में 2 इक्वेशन आ जाएंगी। लाइक अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कोई भी वैल्यू है तो x प्लस वाई इक्वल टू वैल्यू माइनस जेड हो जाएगा, कोई भी वैल्यू माइनस जेड। ठीक है, ऐसे ही 2 इक्वेशन एक्स वाई की टर्म्स में निकाल लीजिए। जब 2 इक्वेशन आ जाएंगी उनको आपने क्रैमर रूल लगा के सॉल्व कर देना है, तो उसमें एक्स वाई की जो वैल्यू निकलेगी वो जेड की टर्म्स में निकलेगी। आपको जेड को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना होगा। ठीक है, जैसे जो नंबर है, जैसे मैंने बोला x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 है सपोज, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 माइनस जेड हो गया। तो जो 3 माइनस जेड है वो पूरा कांस्टेंट मानना है अभी आपको। ठीक है, तो x प्लस वाई एक्स और वाई की 2 इक्वेशन, तो उनको क्रैमर रूल लगा के जब आप सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू z की टर्म्स में निकल जाएगी। अब जो ये x एंड y की वैल्यू निकली है हमारी, उसको हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये z की टर्म्स वाली x एंड y की वैल्यूज थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी तो सिस्टम को कंसिस्टेंट बोला जाएगा। और हमें सॉल्यूशन निकालने के लिए z को आप k पुट कर दीजिए और x और y की वैल्यू भी k की टर्म्स में ही निकल जाएगी, तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर ये z की टर्म्स में जो x एंड y की वैल्यूज़ हैं वो अगर थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती हैं, डू नॉट सेटिस्फाई, तो फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को इनकंसिस्टेंट बोला जाता है और उसमें सॉल्यूशन नहीं निकलता। तो स्टूडेंट्स देखिए, इस एल्गोरिथम की मदद से हम 9th क्वेश्चन 10th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 9th क्वेश्चन में 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन है, तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमें 2 इक्वेशंस गिवन थी, हमने पहले d निकाला, d की वैल्यू 0 आ गई। अब देखिए d की वैल्यू 0 आ गई तो मैंने क्या कहा है, आपको d1 d2 भी निकालना है। तो भाई मैंने d1 फाइंड कर लिया, तो d1 देखा तो वो 0 नहीं आ रहा, तो भाई d2 फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अगर सपोज d1 0 आ जाता तो मैं d2 भी निकालता, बट अभी d1 ही 0 नहीं आया, मतलब अभी हमारी जो d1 है वो नॉन जीरो वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब सिस्टम यहाँ पे इनकंसिस्टेंट हो गया। सीधा ये खत्म हो गया, इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए भाई, यहाँ पे मैंने d निकाला 0 आ गया, d1 निकाला 0 आ गया, तो भाई d2 भी निकालना है। अब d2 निकाला, ये 0 आ गया। भाई अगर सपोज d2 0 नहीं आता, कोई वैल्यू आ जाती, तो फिर ये इनकंसिस्टेंट हो जाता अगेन, क्योंकि हमें देखना है d1 d2 में से कोई भी अगर एक भी वैल्यू 0 नहीं होगी तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे तीनों वैल्यू 0 आ गई, तो ये कंडीशन हमारी ये वाली बन गई कि इफ़ d1 d2 d3 इज 0 एंड ऑल्सो d इज 0। तो इस केस में हमें क्या करना है, देखिए अब ध्यान से समझिएगा कि हमें जो y को लेट कर लीजिए k, लेट y को k लेट करने के बाद आप फर्स्ट इक्वेशन में k y की जगह k पुट कर दीजिए और वहाँ से x की वैल्यू k की टर्म्स में निकाल लीजिए 3 - 2k। नाउ इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करके चेक करिए कि भाई क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है। सेकंड इक्वेशन में पुट किया तो भाई 12 = 12, LHS = LHS, यस ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंसिस्टेंट है। आपको लिखना है इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, और जो हमने x की वैल्यू निकाली थी k की टर्म्स में वही हमारा सॉल्यूशन है। अब आप देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए कि भाई ये कैसा सॉल्यूशन आ रहा है, 3 - 2k y = k। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ कि भाई यहाँ पे जो k था रियल नंबर था, मतलब आप k की वैल्यू कुछ भी अज्यूम कर लीजिए, जैसे 0 अज्यूम कर लिया आपने, तो भाई x की वैल्यू 3 आ गई, y 0 आ गया। तो 3 और 0 एक सॉल्यूशन है। आप इक्वेशन में पुट करके देख लीजिए, भाई 3 और 0 पुट करेंगे तो सेटिस्फाई हो जाएंगे दोनों इक्वेशन। इसी तरीके से अगर आप k में 1 पुट करते हैं तो भाई y = 1 और x = 1, ये भी एक सॉल्यूशन है। समझिए, देखिए, तो इस तरीके से इसके कई सॉल्यूशन बनेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये एक केस हो गया हमारा मैनी सॉल्यूशन का, आप समझिए इस चीज़ को। ठीक, तो आई होप आपको ये एल्गोरिदम समझ में आई होगी 2 वेरिएबल में कैसे करना है। अब जो 10th क्वेश्चन है उसमें भी यही एल्गोरिदम फॉलो करनी है, बट हमें लास्ट में 3 वेरिएबल वाला स्टेप फॉलो करना पड़े 3 वेरिएबल वाले स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे अगर हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं और d1 d2 d3 तीनों 0 आता है तो।
नाउ क्वेश्चन 10 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। इसमें भी हमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है। 3 वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन है, तो हमने डी फाइंड आउट किया, डी फाइंड आउट करा तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। अब हम डी वन फाइंड आउट करेंगे। डी वन फाइंड आउट करने पे वो 0 नहीं आया, तो वही हमने क्या लिखा, D0 बट D1 इज़ नॉन ज़ीरो, तो देयरफॉर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। हमें D2 D3 निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स 10th का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए इक्वेशन है हमारे पास, हमने डी फाइंड आउट किया तो डी की वैल्यू 0 आ गई। अब फिर हमने D1 निकाला, इसको भी सॉल्व किया तो ये 0 आ गया। D1 0 आ रहा है तो हमें D2 निकालना है, और D2 को सॉल्व किया तो ये नॉन ज़ीरो आ गया, एक वैल्यू आ गई। तो D3 हमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने क्या लिखा देखिए, सिंस D इज़ 0 D1 इज़ 0 बट D2 इज़ नॉन ज़ीरो, देयरफॉर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो इक्वेशन 1 भी हमारी इनकंसिस्टेंट निकली है, इक्वेशन 2 भी हमारी इनकंसिस्टेंट निकली है। चलिए स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट चेक करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। देखिए इक्वेशंस आप देख लीजिएगा, मैंने इक्वेशंस देख के डी बना लिया है। डी फाइंड आउट किया तो 0 आया, D1 फाइंड आउट किया तो वो भी 0 आया, D2 फाइंड आउट करके वो भी 0 और D3 भी 0, मतलब हमारे पास चारों वैल्यू 0 आ रही हैं। तो आपको ध्यान होगा एल्गोरिथम में मैंने लिखवाया था कि अगर चारों वैल्यू 0 आ रही है तो हमें स्टेप 3 करना है, जिसमें हमें क्या करना पड़ता है कि हमें 2 इक्वेशन लेनी है, इक्वेशन 1 एंड 2, और उसमें से हमें z को RHS में भेज देना है। तो देखिए z को मैंने RHS में भेजा तो z की टर्म्स में x और y की 2 इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को आपने क्रैमर रूल लगा के सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा भाई, क्रैमर रूल 2 इक्वेशन वाला बन गया। यहाँ पे जो z है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है आपको। ध्यान दीजिए, देखिए मैंने सॉल्व करके दिखाया है। यहाँ पे d हमें क्या करना है, ये 2 1 और 1 -2, यहाँ से 5 -5 निकला। D1 जब निकालेंगे तो यहाँ पे हमें पता है कि कांस्टेंट टर्म से हम यहाँ पे कॉलम 1 को रिप्लेस कर देते थे, तो ये पूरा कांस्टेंट आपको ट्रीट करना है। तो 4 + 2z और -2 z आ गया हमारे पास। तो यहाँ से देखिए सिंप्लीफाई करके D1 का वैल्यू -6 -3z आ रहा है, D2 का वैल्यू आपने सॉल्व करके -8 -4z। अब आप D1 D2 की हेल्प से x निकाल लीजिए। तो x की वैल्यू देखिए D1/D2 करके ये वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू D2/D करके ये वैल्यू आ गया। नाउ अब आपको x और y का ये जो z की टर्म्स में वैल्यू है, इसको आपने थर्ड इक्वेशन में पुट करना है और चेक करना है कि इक्वेशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं। तो भाई मैंने यहाँ पुट कर दिया है, और ये स्टूडेंट्स आप लोगों के ऊपर छोड़ा है कि आप इसको वेरीफाई ज़रूर कर लीजिएगा। ये LHS = RHS आ जाएगा इन द एंड। तो ये वैल्यू इक्वल होने की वजह से हम क्या बोलेंगे इसको कि भाई इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, इक्वेशन कंसिस्टेंट हो गई तो सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए बस आपको क्या करना है कि z को आप k ले लीजिए, और जो x की वैल्यू आई थी z की टर्म्स में वहाँ k पुट कर दीजिए। तो आप देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे भाई, -3 कॉमन लेकर के, तो माइनस कट जाएगा, 2 + k अंदर बचेगा, तो 3/5 2 + k। सिमिलरली यहाँ से आप -4 कॉमन ले लीजिए तो माइनस बाहर कटेगा, तो यहाँ से 2 + k रह जाएगा अंदर, तो यानी कि 4/5 2 + k और z। अब देखिए अगेन इस सॉल्यूशन को समझिए कि भाई आपको अगर कोई आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो k कोई रियल नंबर है, आप k में सपोज 0 पुट कर दीजिए, और देखिए x y और z जो वैल्यू हमारे पास आएगा, z तो 0 हो गया, x और y का जो वैल्यू आएगा वो आप तीनों इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब सॉल्यूशन निकल जाएगा। मतलब k में हम कोई भी वैल्यू रख करके हम जितने मर्जी सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको कंसिस्टेंसी चेक करने अच्छे से आ गई है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन 11 में हमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, इफ सो फाइंड द सॉल्यूशन। 2 पार्ट गिवन है क्वेश्चन के और हमें पूछा है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो भाई ये नॉन ट्रिवियल क्या होता है इसको मैं समझाऊंगा। उससे पहले नॉन ट्रिवियल को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन 11 को करने से पहले आप कुछ कॉन्सेप्ट को समझिए जो मैंने यहाँ लिख लिया है। देखिए होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती हैं कि भाई अगर D1 D2 D3, ध्यान दीजिएगा ये स्मॉल D1 D2 है, ये स्मॉल D1 क्या होता है। अब जब मैंने इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी थी पार्ट 1 वीडियो में तो आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म होते हैं वो स्मॉल D1 D2 D3 था। तो आप एक चीज़ और नोट करिए, अभी तक 10th क्वेश्चन तक जो भी आपने क्वेश्चंस किए हैं वहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो 0 नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो भाई होमोजीनियस इक्वेशन वही होती हैं जहाँ पे अगर कांस्टेंट टर्म्स हमारे 0 हैं, D1 D2 D3 अगर 0 है तो इक्वेशन को होमोजीनियस कहा जाता है, अदरवाइज इक्वेशन आर नॉन होमोजीनियस। मतलब अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर 10 तक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व की हैं, अब होमोजीनियस को सॉल्व करना है। तो भाई जो भी होमोजीनियस इक्वेशंस होंगी उनके पास 2 टाइप के सॉल्यूशंस होंगे, एक होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन और एक होता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। तो ये ट्रिवियल सॉल्यूशंस क्या है स्टूडेंट?
ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब है कि अगर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0 होगी तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब सिंपल सी बात है, देखिए भाई इक्वल टू में तो 0 ही है ना, अगर आप x 0 डाल देंगे, y 0, z 0 तो सेटिस्फाई हो रहा है ना, तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो मतलब ट्रिवियल का मतलब है कि अगर सिर्फ यही सॉल्यूशन हो ओनली, मतलब और कोई एक्स वाई जेड की कोई भी वैल्यू ना हो 0 के अलावा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए, तो उसे हम ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्योंकि ओनली 0 ही एक सॉल्यूशन होगा, एक्स भी 0, वाई भी 0, जेड भी 0, तो उसे ट्रिवियल सॉल्यूशन कहा जाता है। और अगर ऐसा हो कि भाई 0 के अलावा और कोई एक्स की वैल्यू भी मिल रही है अदर देन 0, कि भाई एक्स की 0, वाई 0, जेड 0 के अलावा और कोई वैल्यू मिल रही है जिससे कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, तो उसे हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस क्या है। तो अब हमें इक्वेशन को पता कैसे लगाएंगे भाई ट्रिवियल सॉल्यूशन है या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए भाई हमारे को पता है जो कैपिटल D1, D2, D3 डिटर्मिनेंट हम बनाते हैं वो तो 0 निकलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई हमारे कांस्टेंट टर्म 0 हैं, तो D1, D2 में तो ये हमेशा आता ही है किसी एक कॉलम में, तो भाई एक कॉलम पूरा 0 होगा, तो D1, D2, D3 तो 0 ही आने होते हैं इसमें, ठीक है, तो उन्हें निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, D निकालें पहले। अगर D नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो इसका मतलब होगा कि इक्वेशन हैज़ ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, कि भाई उसके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन ही है, मतलब x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 ही होगा, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं होगी जिससे कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो ईजी है ट्रिवियल सॉल्यूशन। लेकिन अगर ऐसा हो कि भाई आपने D निकाला, 0 ही, D भी 0 ही आ गया, तो इक्वेशन के नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो उस सॉल्यूशन को निकालने के लिए आपको स्टेप 3 फॉलो करना है, जो भी मैंने पिछले आपको 10th क्वेश्चन में एल्गोरिदम लिखवाई थी, वही आपको स्टेप फॉलो करना है। देखिए वो क्या स्टेप थे कि भाई हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को 2 वेरिएबल वाला है तो ये स्टेप थे, आई होप आपने नोट किया हुआ होगा, और अगर 3 इक्वेशन वाला है तो वो ये स्टेप्स थे, आपने नोट किया होगा स्टूडेंट्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। अब हमें इक्वेशन दे रखी है, देखिए भाई हमने D निकाला इसका, क्योंकि D1, D2, D3 तो 0 ही आना है, तो D निकाला तो ये नॉन ज़ीरो वैल्यू आई है -10, तो हमने लिखा सिंस D1, D2, D3 तो 0 है बट D नॉट 0 है, तो यानी कि इसके सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे x0, y0, z0, यही सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट इजीली सॉल्व हो गया है। ठीक, नाउ सेकंड पार्ट ध्यान से देखेंगे कि सेकंड पार्ट को जब हमने D निकाला तो ये भी 0 ही आ गया, और D1, D2, D3 तो 0 ही होता है इसमें, हमें पता है होमोजीनियस में। तो भाई इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे, वो कैसे निकाले जाएंगे कि भाई हमने जो पिछले क्वेश्चन में 10th में जो अपने एल्गोरिदम लगाया था वही हम लगाएंगे। ध्यान से समझिएगा कि जो 2 इक्वेशन है मेरे पास, उनमें से मैंने z को RHS में भेज दिया, तो मेरे पास 2 इक्वेशन रह गई एक्स वाई की टर्म्स में। अब एक्स वाई की टर्म्स को मैंने इन 2 इक्वेशन को क्रैमर रूल से सॉल्व कर दिया। D निकाला 9 आया, D1 निकाला ये 9z आ गया, D2 निकाला ये 3z आ गया। ठीक है, अब हमने x निकाला तो z आया, y निकाला तो z/3 आया। अब इस x और y की वैल्यू को मैंने इक्वेशन 3 में पुट कर दिया, जो हमारे पास इक्वेशन 3 थी वहाँ जब हमने पुट किया तो ये सेटिस्फाई हो गया, भाई 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो LHS RHS होने की वजह से ये सेटिस्फाई हो गया। तो इसका मतलब कंसिस्टेंट होगा, और इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस होंगे। तो वो कैसे निकलेंगे भाई, कि जो z है उसको k लेट कर लीजिए, तो भाई x भी k हो गया और y भी k/3 हो गया। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे कुछ बच्चे सोचेंगे कि भाई ये वैल्यू तो बुक में जो दी है आंसर्स में वो गलत आ रहा है। नहीं स्टूडेंट्स, ये भी हमारा एक सॉल्यूशन हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, ये भी हमारा ठीक है। बुक में जो आपके पास सॉल्यूशन है वहाँ z में 3k, x में 3k और y में k गिवन है। तो आप समझिए कि भाई अगर आप सपोज k की जगह में कोई भी रियल वैल्यू पुट करते हैं, जैसे k की जगह में आप 3 पुट कर दीजिए, तो भाई 3 पुट करेंगे तो y 1 आ रहा है ना, x 3 आ रहा है, z 3 आ रहा है, तो एक सॉल्यूशन हो गया। और जो बुक में दिया है x y z, वहाँ भी अगर आप 3 पुट करेंगे तो आपके पास यही वैल्यू निकल के आएगी। बात को समझिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यानी कि ये भी हमारा एक सॉल्यूशन हो सकता है, कंफ्यूज मत होइएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स 12th क्वेश्चन देखिए। 12th क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि इफ़ द सिस्टम इक्वेशंस हैज़ अ नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ k की वैल्यू हमें निकालनी है, और हमें ये बताया है कि इसका नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन है। तो भाई आप देखिए इक्वेशन होमोजीनियस है, क्योंकि जो हमारे सारे कांस्टेंट है वो 0 है। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे हम, तो इक्वेशन है होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन है और इट हैज़ नॉन जीरो सॉल्यूशन बोला हुआ है। भाई नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब समझिए कि वो नॉन ट्रिवियल है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में नॉन ट्रिवियल को नॉन जीरो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होते हैं भाई, हमें तो पता है ये कांस्टेंट टर्म 0 है, तो दो जो डिटर्मिनेंट D1, D2, D3 हैं वो तो 0 ही आएंगे, तो भाई D भी 0 आएगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ये नॉन ट्रिवियल तभी होगा। तो हमने D = 0 लिया, वैल्यूज पुटअप किया, इसको एक्सपेंड कर दिया फर्स्ट रो से,
और हम इसको इक्वेशन सॉल्व करते गए तो k स्क्वायर इक्वल टू 1 आया और k की वैल्यू +-1। आपको पता है कि भाई k स्क्वायर 1 होगा तो +-1 का स्क्वायर करने पे भी 1 ही आएगा, तो इसलिए +-1 हमारा सॉल्यूशन। नाउ 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन में भी हमें a का वैल्यू निकालना है, जिसमें कि क्वेश्चन में बताया गया है ये जो इक्वेशंस है इसके मैनी सॉल्यूशन है। तो भाई अगेन आप नोट कीजिए कि भाई जो इसके कांस्टेंट टर्म्स है सारी जीरो हैं, तो सॉल्यूशन हम ऐसे ही करेंगे सिंस इक्वेशन इज होमोजीनियस। ये इक्वेशन होमोजीनियस हैं तीनों। तो उसके बाद और इसमें क्वेश्चन में गिवन भी है कि मैनी सॉल्यूशन है। आप ये सोच सकते हैं कि भाई जो मैनी सॉल्यूशन है वो तो नॉन ट्रिवियल ही होंगे, है ना। कैसे? क्योंकि जो x इक्वल टू जो ट्रिवियल होता है उसमें तो एक ही सॉल्यूशन होता है 0 0 0। तो क्वेश्चन में जो मैनी सॉल्यूशन दिया है तो वो नॉन ट्रिवियल ही होंगे। और नॉन ट्रिवियल में हमें पता है कि भाई जो d1 d2 d3 डिटरमिनेंट हम बनाते हैं वो तो तीनों जीरो आते हैं, और नॉन ट्रिवियल में d भी जीरो ही आता है। तो जब d हमारा जीरो होगा तो वो हमने कंडीशन ली है यहाँ पे, और इस डिटरमिनेंट को बना के फर्स्ट रो के साथ एक्सपेंड किया और हमने देखा सॉल्व करके a³ इक्वल टू -1 आया। तो -1 का क्यूब जो है वो भी -1 ही होगा, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल होके a इक्वल टू -1 आपका सोल्यूशन आ जाएगा। स्टूडेंट्स हम लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं एक्सरसाइज 5.5 के। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ चुकी है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें 3 इक्वेशंस गिवन है और ये बताया गया है कि ये कंसिस्टेंट है। प्रूव करना है कि a² + b² + c² + 2abc 1। तो देखिए भाई हमने क्या करा, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया पहले, है ना। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था तो उसको हमने रीराइट करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। x - cy - bz ये दोनों इधर आ गए इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए इस y को इधर भेज दीजिए तो cx - y और प्लस az हो गया, और यहाँ से देखिए z को इधर भेज के bx + ay - z इक्वल टू 0 हो गया। अब ध्यान दीजिए इसकी कांस्टेंट टर्म 0 है, तो भाई इक्वेशन से होमोजीनियस है और ये कंसिस्टेंट है। तो ऐसी कंडीशन कब होती है? जब d 0 होगा हमारा, है ना। डिटर्मिनेंट हमारा d का 0 होगा, और उसके बाद हमने इसका डिटर्मिनेंट बना लिया, और जब इसको एक्सपेंशन लगाया हमने फर्स्ट रो से और सिंप्लीफाई करा तो आप देखिए जी ये इस टाइप से टर्म्स आ गई। जो ये नेगेटिव टर्म्स हैं इन सबको हमने RHS में भेज दिया, तो ये पॉजिटिव हो गई, a² b² c² और ये 2abc + 2abc बन गया इक्वल टू 1। तो ये हैंस प्रूव्ड हो गया स्टूडेंट, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में बताए गए कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे स्टूडेंट्स। अगर इस वीडियो में बताए गए मेथड आपको समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।